नमस्ते और स्वागत है धर्म राष्ट्र पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट देव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, विदेशी संस्थाओं का भारतीय मीडिया इकोसिस्टम पर प्रभाव। ये मुद्दा सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है, ये देश की सोच, समाज और भविष्य को प्रभावित करता है। मीडिया ओनरशिप का सच। चलिए बात शुरू करते हैं एक जाने पहचाने शो से, कपिल शर्मा शो। ये शो पहले सलमान खान की कंपनी के अंडर था, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स के पास है। नेटफ्लिक्स, एक विदेशी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अब इस देसी शो का अधिकार रखता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। नेटफ्लिक्स के पीछे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो और भी चिंताजनक हैं। द वैनगार्ड ग्रुप, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन, जेपी मॉर्गन चेस जैसे फाइनेंशियल पावर हाउसेस। ये वही संस्थाएं हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट का हिस्सा मानी जाती हैं, जिनका प्रभाव मीडिया, फार्मा, आर्म्स इंडस्ट्री और गवर्नमेंट्स तक है। एक प्रश्न जो उठाने लायक है, क्या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत में एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं? और अगर नहीं, तो यहां इतना हेवी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? इसका एक संभावित उत्तर है, फाइनेंशियल गेन से ज्यादा ये नैरेटिव कंट्रोल का केंद्र है। मीडिया का असली उद्देश्य सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं, बल्कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करना है। ये ब्रिटिश साम्राज्य ने भी समझा था, और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, सिनेमा और साहित्य के माध्यम से जनमानस को प्रभावित किया। आज भी वही प्रोसेस चल रहा है, मीडिया के जरिए सोच पर कंट्रोल। डिजिटल कंटेंट और विचारधारा। आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स अचानक से पॉपुलर हो जाते हैं। उनके व्यूज, सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ते हैं। क्या ये सब ऑर्गेनिक है? रिपोर्ट्स के अनुसार यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ क्रिएटर्स को एक्टिवली प्रमोट करते हैं, खासकर उन क्रिएटर्स को जो एक लेफ्ट लीनिंग या सेक्युलर एजेंडा को पुश करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट की बात लें। उनके नए सेंटर्स खुल रहे हैं, विदेश जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और यूट्यूब से डायरेक्ट कोलैबोरेशन भी हो रहा है। यहां तक कहा जाता है कि यूट्यूब खुद कुछ सिलेक्टेड क्रिएटर्स के लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। एक पैटर्न भी दिखता है। कई क्रिएटर्स शुरू में नेशनलिस्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं और फिर धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा में शिफ्ट हो जाते हैं। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर नैरेटिव चेंज करो। एल्गोरिदम का खेल। बिना किसी आईडी के अगर आप एक नया फोन यूज करते हैं, तो यूट्यूब आपको वही क्रिएटर्स दिखाता है जिनका कंटेंट एक स्पेसिफिक एजेंडा प्रमोट करता है। ये एल्गोरिदमिक बायस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, एक योजना के तहत चलाया जा रहा है। शैक्षिक संस्थाएं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इंडियन सोसाइटी में प्रोफेसर्स और एजुकेटर्स का गहन सम्मान होता है, लेकिन इसी ट्रस्ट का मिसयूज भी हो रहा है। कुछ प्रोफेसर्स फेमिनिज्म, LGBTQ+ और वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को मॉडर्न थॉट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे युवा वर्ग अपने पारंपरिक परिवार और धार्मिक मूल्यों से अलग हो जाता है। JNU जैसे इंस्टीट्यूशंस और उनसे जुड़े जर्नलिस्ट्स जैसे सौरभ द्विवेदी को विदेशी फंडिंग्स और बड़े मीडिया हाउसेस का सहयोग मिलता है, जिससे वो अपने विचार जनता तक पहुंचा सकते हैं। बॉलीवुड और कल्चरल डिस्टॉर्शन। बॉलीवुड में भी इसी प्रक्रिया का प्रचुर प्रभाव है। हिंदू धर्म, देवी देवताओं का मजाक और धर्म के प्रति आवश्यक तत्वों को सुपरस्टिशन कहकर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अन्य धर्मों के प्रति एक्सट्रीम सेंसिटिविटी दिखाई जाती है। अंत में सवाल यह है, क्या हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या वो एक प्लान्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंटेंट है? क्या हम मीडिया के माध्यम से अपने दिमाग और विचारों पर होने वाले प्रभाव को समझ पा रहे हैं? क्या हम अपने मीडिया इकोसिस्टम को वापस भारतीय मूल्यों के आधार पर खड़ा कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? क्या विदेशी संस्थाओं का यह प्रभाव स्वाभाविक है या कुछ ज्यादा ही डेंजरस होता जा रहा है? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा, तो धर्म राष्ट्र पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन के सिद्धांतों से ही एक स्वस्थ और स्वतंत्र भारत एक धर्म राष्ट्र बन सकता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और गहरे और तथ्यात्मक विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।